हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं और हमने 16 पॉइंट्स के माध्यम से ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को पढ़ा है। उसी क्रम में अब उस ब्रिटेन के संविधान में ही अलग अलग टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत, कि कौन कौन से स्रोत हैं जिससे ब्रिटेन का जो संविधान है वो समृद्ध हुआ है। जैसा हमें ज्ञात है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है और अलिखित संविधान होने की वजह से कोई भी जो चीज़ें हैं उसमें मुख्य रूप से स्थायी रूप में नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुख्य स्रोत हमेशा से उसमें मौजूद रहे हैं जिन्होंने ब्रिटेन के संविधान को काफ़ी आधार दिया है और काफ़ी समय तक वो एक इस प्रकार की जो कार्यक्रम होते हैं, इस प्रकार की जो योजनाएं बन जाती हैं, वो एक आधारशिला के रूप में उपस्थित रहती है। तो ऐसे ही कुछ मुख्य स्रोतों के नाम हमने यहाँ लिखे हैं और उन्हीं स्रोतों को अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस रूप में ब्रिटेन का संविधान समृद्ध हुआ या वो सारी की सारी चीज़ें उसके आधारशिला बनी। तो इस स्रोतों में पहला स्रोत है संवैधानिक परंपराएं या अभिसमय। अभिसमय जो नैतिक नियम होते हैं उन्हें कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अभिसमय ये ब्रिटेन में कहा जाता है इसको, और हमारे यहाँ उसे कहा जाता है, भारत में उसे नैतिक नियम कहा जाता है। तो संवैधानिक परंपराएं या अभिसमय क्या है, किस रूप में यहाँ का संविधान का मुख्य आधार बन चुके हैं, किस रूप में यहाँ के स्रोत के रूप में वो कार्य कर रहा है, उसे अब हम पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश संविधान का महत्वपूर्ण अंश अभिसमयों पर आधारित है, इसलिए यह लिपिबद्ध नहीं है। इन अभिसमयों को न्यायालय भी कानूनी रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकता, फिर भी इन अभिसमयों को कानून का सा आदर प्राप्त है। इनका पालन कानून पालन करने के समान होता है। जैसे राजा या सम्राट संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को सदैव स्वीकृति देता है तथा प्रत्येक विधेयक पर 3 बार वाचन होने के बाद ही उस पर अंतिम मतदान होता है। तो हमें ज्ञात है कि ब्रिटेन का संविधान लिपिबद्ध नहीं है, लेकिन कुछ संवैधानिक परंपराएं हैं, संविधान के अनुसार परंपराएं तय हो चुकी है जिसे कानून का सा आदर प्राप्त है। किसे? उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को कानून का सा आदर प्राप्त है। इन्हें संविधान में कहीं कोई स्थान नहीं मिला, लेकिन इनका आदर और सम्मान कानून के समान है और इन्हीं नैतिक नियमों को ब्रिटेन के संविधान में अपनाया गया है। जैसे हमें ज्ञात है कि भारत में भी ये व्यवस्था है कि संसद द्वारा यानी राज्यसभा और लोकसभा द्वारा जो पारित विधेयक हैं वो अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु जाते हैं। जब राष्ट्रपति की सील लग जाती है, उस पे हस्ताक्षर मोहर लग जाती है, तभी वो विधेयक कानून का रूप धारण करते हैं। तो ऐसे ही ब्रिटेन में भी वो नैतिक नियम अवश्य है, लेकिन लास्ट में अंतिम मोहर के लिए, अंतिम स्वीकृति के लिए किसके पास जाते हैं? सम्राट के पास। हमने समझा है कि वहां पर राष्ट्रपति को सम्राट कहा जाता है। तो ब्रिटेन के संविधान में ये एक धारणा बन चुकी है कि जब भी कभी संसद से कोई विधेयक पारित होता है तो सम्राट उसे स्वीकृति देगा ही, हमेशा हमेशा सम्राट उसे स्वीकृति देता है। और दूसरी बात ये तय है कि लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई विधेयक आता है तो उस विधेयक को पे जब मतदान होता है तो मतदान से पूर्व उसे 3 बार पढ़ा जाता है, 3 बार उसका लगातार वाचन होता है, ताकि पहली बार में कहीं सुनने में कुछ कंफ्यूजन हो, ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। इसलिए 3 बार वाचन के पश्चात ही उस विधेयक पर मतदान होता है। ये वहाँ का
एक अभिसमय है या नैतिक नियम या संवैधानिक परंपरा बनी हुई है। दूसरी जब हम उसके स्रोत की बात करते हैं तो दूसरा स्रोत है न्यायिक निर्णय। तो न्यायिक निर्णय ऐसे निर्णय बन चुके हैं जिनको परिस्थितियों के अनुसार न्यायाधीशों ने अपने स्व विवेक से हल किया है। संविधान में उसका कोई लिखित प्रारूप नहीं है, लेकिन न्यायाधीशों की बुद्धिमत्ता का परिणाम होते हैं कुछ निर्णय। वो निर्णय हमेशा हमेशा के लिए एक माइलस्टोन बन जाते हैं या एक आधारशिला बन जाते हैं। उनमें से प्रमुख है विल्कीज बनाम वुड अभियोग, समरसेट के अभियोग, हावेल के अभियोग और ब्रुसेल के अभियोग। इन अभियोगों को हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से न्यायिक निर्णय हैं जिन्हें ब्रिटेन के संविधान में मुख्य स्थान मिला हुआ है। तो ब्रिटेन में न्यायिक निर्णय, ब्रिटिश संविधान में न्यायिक निर्णयों के द्वारा विभिन्न अनुच्छेदों एवं अभिसमयों की व्यवस्था की गई है। इसीलिए डाइसी ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान सामान्य रूप से कानून निर्माण संबंधी कार्यों का परिणाम नहीं है, अपितु व्यक्तियों के द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में लाए गए मुकदमों का ही परिणाम है। और उन मुकदमे में से पहला है विल्कीज बनाम वुड। विल्की बनाम वुड में यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी अज्ञात लेखक की तलाशी तथा उसके कागजात को अधिकार में लेना अवैध है। कि हमने पढ़ा है कि ब्रिटेन जो है वो अज्ञात लेखकों की शरण स्थली रहा है। कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो अपने बेबाक विचारों के द्वारा अपने देश में उनको वो स्थिति प्राप्त नहीं होती जो एक विशिष्ट विचार रखने वालों की होती है। तो वो अपने देश से निकलकर कहाँ जाते हैं? ब्रिटेन उनकी शरण स्थली बनी हुई है कि ब्रिटेन में सभी प्रकार के अज्ञात लेखकों को पूरा स्थान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। और वहाँ पर ये अधिकार है कि किसी भी अज्ञात लेखक की ना तो तलाशी ली जाएगी और ना ही उसके कागजात को कहीं भी अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोई व्यवस्था है। दूसरा है समरसेट के अभियोग। समरसेट के अभियोग में इस समय अंग्रेजों की भूमि से दास प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया। कि हम जान चुके हैं कि एक बुरी व्यवस्था थी दास प्रथा, जिससे इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी, इंसानों को बेचा और खरीदा जाता था। तो समरसेट के अभियोग से इस दास प्रथा को अंग्रेजों की जमीन से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया। अगला है हावेल का अभियोग। हावेल के अभियोग के अनुसार इस अभियोग के द्वारा न्यायाधीशों को स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। कि हम जानते हैं कि जब भी कोई न्यायाधीश कोई निर्णय सुनाता है तो एक पक्ष की जीत होती है और दूसरे पक्ष की हार होती है। तो इस हार और जीत में न्यायाधीश क्या होता है? बेवजह ही किसी का आलोचक, विरोधी या दुश्मन बन जाता है। तो ऐसे समय में न्यायाधीशों के ऊपर एक बेवजह का दबाव होता है कि वो निर्णय किस तरीके से दे। इसलिए इस अभियोग के द्वारा पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है न्यायाधीशों को। हावेल के अभियोग के द्वारा न्यायाधीशों को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया और उनको स्वतंत्रता से न्याय करने की पूरी गारंटी दी गई कि वो न्याय पूरी स्वतंत्रता और अपनी पूरी गारंटी के साथ उनको न्याय देने की स्वतंत्रता दी गई। अगला है ब्रुसेल के अभियोग। तो ब्रुसेल के अभियोग के द्वारा यह गारंटी दी गई कि ज्यूरी की स्वतंत्रता स्थापित की गई। कि ज्यूरी ने, यानी कि जो पंचायतों ने, जैसे हमारे यहाँ पे प्राचीन काल में भी और शायद अभी भी गाँव में मौजूद है कि जो पंचों ने निर्णय ले लिया वही सर्वमान्य निर्णय होता है। तो ज्यूरी का अर्थ भी यही होता है कि जहाँ पर
3 या 5 लोग, विशिष्ट लोग मिलकर न्याय करते हैं, उसी को बोलते हैं ज्यूरी की स्वतंत्रता। कि ज्यूरी ने जो भी कार्य किया है वो स्वतंत्र होकर किया है, निष्पक्ष होकर किया है, और यही है ब्रुसेल का अभियोग। तो ये 4 मुख्य अभियोग जो हमने पढ़े वो क्या थे? विशिष्ट न्यायिक निर्णय थे जो ब्रिटेन के संविधान का मुख्य स्रोत रहे हैं। अगला है संवैधानिक समझौते। कई सारे ऐसे संवैधानिक समझौते हैं जिनके माध्यम से ब्रिटेन का जो संविधान है वो कहीं अधिक प्रभावशाली बन गया है। तो वो कौन कौन से संवैधानिक समझौते हैं उन्हें अब हम पढ़ते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान में संवैधानिक समझौते व आज्ञा पत्रों का विशेष महत्व है। इनके द्वारा राजा के अधिकार सीमित हुए हैं और धीरे धीरे प्रजातंत्र की स्थापना हो गई है। इन समझौते व अधिकार पत्रों में कुछ ब्रिटिश संवैधानिक समझौते व आज्ञा पत्र हैं, जैसे मैग्ना कार्टा 1215 में अधिकारों का प्रार्थना पत्र था। अधिकारों का प्रार्थना पत्र 1628 में अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स 1689 में विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं, और इन सभी को ब्रिटिश संविधान की बाइबिल भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि जो बाइबिल का जो काम है वो क्या है, जो ईसा मसीह के द्वारा लिखी गई है, उनकी धार्मिक पुस्तक है ब्रिटिशर्स की। तो इसीलिए ये जो संवैधानिक समझौते हैं, जैसे मैग्ना कार्टा, अधिकार बिल, अधिकार पत्र, अधिकार घोषणा पत्र, ये सारे के सारे जो समझौते हुए हैं संवैधानिक समझौते, वो क्या करते हैं? उन संवैधानिक समझौतों को सम्मान की दृष्टि से अपनाया गया है। और हम सभी को ज्ञात है कि ब्रिटेन में आज भी वर्तमान में भी व्यवहारिक रूप में राजतंत्र को अपनाया जा रहा है। तो उस समय जो राजतंत्र काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, उसकी जो कार्य क्षमता थी, उसकी कार्य क्षमता को धीरे धीरे मिनिमाइज किया गया, यानी कम करते चले गए। और ये सारे के सारे जो संवैधानिक समझौते हैं उससे राजतंत्र को सीमित किया गया और लोकतंत्र को यानी प्रजातंत्र को बढ़ावा देकर धीरे धीरे प्रजातंत्र को लाया गया। अगला है संवैधानिक कानून या संसदीय विधियां, कि वो कौन कौन सी विधि है या वो कौन कौन से संवैधानिक कानून है जिनके माध्यम से ब्रिटेन का कानून समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ा है। तो ब्रिटेन के कानूनों की जब बात करते हैं या संसदीय विधियों की हम बात करते हैं, तो ये वे स्रोत हैं जिनके द्वारा संसद में सभा यानी साधारण सभा पर राजा की शक्तियों को नियंत्रित किया गया तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा स्थानीय अधिकारों, जिसमें प्रशासनिक मशीनरी व जनमत के अधिकारों पर जनमत को स्थापित व प्रभावित किया गया। ये इस प्रकार से है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम जो 1679 यानी 79 में लागू हुआ था। दूसरा है व्यवस्था अधिनियम जो 1781 में लागू हुआ था। 1832, 1867 और 1884 में भी कई सुधार अधिनियम पारित हुए। 1949 में संसदीय अधिनियम लागू हुआ और 1918 से लेकर 1948 में जनमत प्रतिनिधित्व को अपनाया गया। तो संवैधानिक कानून धीरे धीरे संसदीय विधियों के द्वारा ब्रिटेन में प्रजातंत्र को लाया गया और बहुत सारी ऐसे समझौते किए गए, बहुत सारे ऐसे संवैधानिक कानूनों को अपनाया गया जो प्रजातंत्र की दिशा में जो प्रजातंत्र की दिशा में एक उचित कदम था या प्रजातंत्र की उपस्थिति का उन्हीं से भान होता था। अगला है सामान्य विधि, कि सामान्य विधि के द्वारा कानून को किस रूप में अपनाया गया था। सामान्य विधि, सामान्य विधि की व्यवस्था में ऐसे कानून आते हैं जो अत्यंत पुरानी प्रथाओं एवं रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं।
जिन्हें न्यायालय में भी स्वीकार किया करते थे, इसलिए उन्हें न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है। ब्रिटेन में नागरिक फौजदारी मुकदमों में ज्यूरी व्यवस्था, मौलिक अधिकार तथा परमादेश आदि सामान्य विधि पर आधारित है, जो इनके महत्व को स्पष्ट करते हैं। अतः इन्हें कानूनी रूप दिया जाना आवश्यक है। ज्यूरी, मौलिक अधिकार और परमादेश। तो सामान्य विधि की हमें ज्ञात है कि ब्रिटेन में जनमत बड़ा स्ट्रांग है और स्ट्रांग जनमत के कारण ही ये यहाँ का जो संविधान है वो तुरंत ही विकसित संविधान बन जाता है। वहाँ पर भारत की तरह संवैधानिक संशोधन के लिए लोकसभा राज्यसभा का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। वहाँ पर जो जनमत है वो बहुत स्ट्रांग है और लोकसभा राज्यसभा तो आज है, लेकिन प्राचीन काल में या प्रारंभिक काल में लोकतंत्र के प्रारंभिक चरण में हम देखते हैं तो ऐसे सामान्य विधि के द्वारा वहाँ पर अलग अलग तरह से प्रजातंत्र को फैलाव मिला। तो उसमें क्या थे, मुख्य रूप से यदि हम देखते हैं तो मौलिक अधिकार थे, संसदीय विधियां थी और परमादेश था और ज्यूरी की जो स्वतंत्रता थी, उससे ज्यूरी की स्वतंत्रता, परमादेश, मौलिक अधिकार नाम की जो चीजें हैं, इन सब चीजों से ही सामान्य विधि के द्वारा वहां पर प्रजातंत्र को फैलाव दिया गया और राजतंत्र को कहीं ना कहीं धीरे धीरे सीमित किया गया और समेटा गया। अंतिम स्रोत है कानूनी टीकाएं। तो कानूनी टीकाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सी कानूनी टीकाएं हैं। कुछ प्रख्यात लेखकों की टीकाओं का भी ब्रिटिश संविधान में विशेष महत्व है। इन टीकाओं को नियमों व क्रमबद्धता के रूप में सजाया गया है, जो कुछ विशेष मूल सिद्धांतों की ओर संकेत करते हैं। वह संविधान को एकता के सूत्र में बांधते हैं। जैसे एन द्वारा रचित संविधान की विधि और लोकाचार और पुस्तक है, सर अस्कीन द्वारा रचित एक पुस्तक है कार्य पद्धति और चलन। डाइसी द्वारा रचित है संसदात्मक संविधान की विधि और बैजहॉट के द्वारा रचित है इंग्लैंड का संविधान। ये सारी की सारी पुस्तकें जो है वो क्या है, कानूनी टीकाओं के समान है और इन कानूनी टीकाओं की वजह से ही जो ब्रिटेन का संविधान है वो काफी हद तक प्रजातंत्र के करीब आ जाता है। तो पुस्तकों के नाम मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। संविधान की विधि और लोकाचार। लोकाचार का अर्थ क्या होता है कि जो लोगों का आचार विचार है। जैसे भारत में भी बहुत सारी लोकोक्तियाँ और कहावतें प्रसिद्ध हैं और ये लोकोक्तियाँ और कहावतें कब की लिखी गई हैं और वर्तमान में भी यदि हम इनको पढ़ते हैं, बोलते हैं तो वो कहीं भी गलत साबित नहीं होती हैं। बहुत सारी कहावतें और बहुत सारी लोकोक्तियों से आप लोग परिचित हैं, उससे मुझे परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। तो वो लोकोक्तियाँ और लोकाचार जो है वो कानूनी टीकाओं के रूप में ब्रिटेन के संविधान में एक आधार स्तंभ के रूप में रही है। और यदि हम देखते हैं सर अस्कीन द्वारा रचित कार्य पद्धति और चलन। कार्य पद्धति और चलन कि जब भी कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य जो प्रारूप होता है, जिसका जो शुरुआत होती है वो बहुत ही बेहतर होती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप सिद्धांतों में ही रह जाता है और व्यवहार में उसका रूप परिवर्तित होकर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो ये जो दोनों में एक डाइवर्जन आ जाता है, उसी डाइवर्जन को कम करने के लिए ये पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई कार्य पद्धति और चलन। इसके बाद में है संसदात्मक संविधान की विधि, जो हमने पढ़ा है कि भारत और ब्रिटेन दोनों में ही संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था की जो विधि है, जो कानून बनाए गए हैं उसके लिए, उसे भी किस रूप में अपनाया गया है, उसकी विशेषताएं फिर से हम दोहराएंगे
कि जो संवैधानिक पद होता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का, या ब्रिटेन को हम पढ़ रहे हैं तो हम उसे सम्राट कहेंगे। तो सम्राट का जो पद है उसे वो नाम मात्र का होता है, केवल हस्ताक्षर मोहर लगाने के लिए वो कार्य आता है। उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, ये हमें ज्ञात है। और तो इसी प्रकार की विधि ब्रिटेन में भी मौजूद है। और यदि हम अगली रचना जो बैजहॉट के द्वारा लिखी गई है, इंग्लैंड का संविधान, इंग्लैंड के संविधान की वो सभी विशेषताएं उसमें मौजूद है जो धीरे धीरे राजतंत्र को सीमित करके प्रजातंत्र के फैलाव की ओर ले जाती है। इस प्रकार से हमने इन 6 मुख्य बिंदुओं के आधार पर क्या पढ़ा, ब्रिटेन के संविधान के मुख्य स्रोत।